आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूक्लिक एसिड। यहाँ आपको न्यूक्लिक एसिड को भी दो तीन टुकड़ों में तोड़कर बताया है। थोड़ा सा पीछे बताया था न्यूक्लियोटाइड आपको, पीछे आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था। अभी क्या है कि थोड़ा सा और बताएंगे, फिर बाद में थोड़ा सा और बताएंगे, ऐसा है। यहाँ जैसे लिखा है कि द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अभी क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल बता रहे हैं तो पीछे तो इन्होंने मोनोमर्स बताए थे, यूनिट्स बताई थी। अभी मैक्रोमोलिक्यूल बता रहे हैं तो थोड़ा और बताएंगे, बढ़ा के बताएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड insoluble फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पोलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आपका जो है लिपिड नहीं आते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑफ लिविंग टिश्यू और सेल। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज ए न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड के लिए जो यूनिट है वो आपकी न्यूक्लियोटाइड है। जैसा हम पीछे थोड़ा बहुत जान चुके हैं उसके बारे में कि वो एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। आ न्यूक्लियोटाइड हैज़ थ्री केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। तीन चीज़ें होती है उसमें। एक आपका होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी ये नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक के बारे में कह रहे हैं तो नाइट्रोजन बेसिस। और दूसरा ये कह रहे हैं कि एक शुगर होती है मोनोसेकेराइड, जो कि आपकी 5 कार्बन की पेंटोज शुगर रहती है, C5H10O5। ठीक है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। एंड द थर्ड अ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये तीनों चीज़ मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। 2 फॉस्फेट तो डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट तो ट्राइफॉस्फेट। लिखा है एज यू नोटिस इन 9.1 द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजन बेसिस। पीछे फोटो जहाँ बनाई है, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन थायमिन। एडेनिन एंड ग्वानिन जो है ये प्यूरिन्स हैं, सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन लिखा है। इसका मतलब ये है कि प्यूरिन इज द स्ट्रक्चर। प्यूरिन एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो 2 रिंग्स मिलकर बनी होती है। तो ये जो है दे आर जस्ट टाइप ऑफ प्यूरिन। मतलब ये प्यूरिन का एक टाइप है जिसमें कि प्यूरिन के स्ट्रक्चर को सब्सटीट्यूट किया गया है, उस पर कुछ और ग्रुप जोड़े गए हैं। वाइल द रेस्ट आर सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडिन। दूसरे जो होते हैं आपके बचे हुए, यानी कि साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये सारे आपके क्या होते हैं? पिरिमिडीन्स होते हैं। एंड द स्केलेटल हाइड्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज द प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रेस्पेक्टिवली। एंड द शुगर कंपाउंड इन द पोलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा कार्बन है उसका, राइबोज शुगर का, वहाँ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बजाय हाइड्रोजन मिलेगा। लिखा न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीएनए, और जिसमें राइबोज शुगर होती है वो होता है आरएनए। तो ये देखो, इतना बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। बाद में जाकर के बॉन्डिंग के बारे में इसकी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एक बार आप देख लो इसको क्या क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ ये बातें। आपका ये शुगर का मॉलिक्यूल होता है, राइबोज शुगर आप जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका दूसरे कार्बन पर, यहाँ ये पहला कार्बन है आपका, ये दूसरा कार्बन है, इस पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, तीसरे पर भी हाइड्रोक्सिल मिलेगा, चौथा कार्बन है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन, और ये CH2OH। ये आपका शुगर है। कौन सी? पेंटोज शुगर है, जिसमें 4 कार्बन रिंग के अंदर है, 5वां कार्बन रिंग से बाहर होता है। यहाँ पर पहले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ रहता है, इसलिए ये बीटा कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरा शुगर का जो नाम होता है वो होता है बीटा फ्यूरानोज। बीटा फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 4 कार्बन रिंग में होते हैं और 1 कार्बन रिंग से बाहर होता है। होता ये है कि जो आपका नाइट्रोजन बेस होता है वो आपका यहाँ पर इस पोजीशन पर, यानी चाहे वो एडेनिन हो, चाहे ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, थायमिन हो, वो आपके यहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और बॉन्ड फॉर्म करते हैं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो ये हमने पहले बताया था कि अगर ये एडेनिन है, एडेनिन आपकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी होती है CN। ये आपका एडेनिन है। ठीक है, इस एडेनिन में
बाकी जो बॉन्डिंग्स की अलग बात है, बॉन्ड कौन सा कहाँ पर कैसा है। तो होता ये है कि यहाँ आपको जानना है कि ये 9वें नंबर का जो नाइट्रोजन है इसका, 9th नंबर पे जो नाइट्रोजन है इसकी क्या ख़ास बात होती है कि ये आपकी इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। अगर यहाँ एडेनिन जुड़ा है तो इसका 9वें नंबर का जो नाइट्रोजन है ये आपका, ये क्या बनाएगा, यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और वो बॉन्ड जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ये OH, अगर ये OH जो है ये पहले कार्बन का OH है इस शुगर का, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाएगा और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आपका बन जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर ये, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होगा वो आपका शुगर के और नाइट्रोजन बेस के बीच में बनेगा। ठीक है, पहला कार्बन इसका 9th नंबर का जो हाइड्रोजन होगा वो किसका होगा, एडेनिन का होगा। इसी तरह अगर किसी प्यूरिन की बात करें, पिरिमिडिन की बात करें, लाइक अगर आप थायमीन को देखें तो थायमीन आपका इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पहले नंबर पर जो इसका हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका थायमीन है। बॉन्डिंग हम देख लेंगे बाद में। तो ये इसका फर्स्ट नंबर का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो जो बॉन्ड बनता है वो पिरिमिडीन जो होंगे आपके, चाहे वो साइटोसिन हो, चाहे वो आपका थायमीन हो, चाहे वो आपका यूरेसिल हो, वो आपके जो बॉन्ड बनाते हैं वो पहले नाइट्रोजन से बनाते हैं फर्स्ट से, और ये 9 से बनाते हैं। और आपको पता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, वेदर इट इज ए प्रोटीन और प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो जो बनता है दैट इज न्यूक्लियोसाइड। वो क्या बनेगा आपका, न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में फिर यहाँ पर अगर आपका फॉस्फेट जुड़ जाए यहाँ पर, तो वो फॉस्फेट वहाँ भी क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा ये, और ये फॉस्फेट जो आपका जुड़ा है H3PO4 है ये। ठीक है, तो भाई यहाँ वाटर बाहर हो जाएगा, तो बनेगा क्या, बॉन्ड बन जाएगा बीच में, दैट इज एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फेट जो है वो एस्ट्रीफाई हो जाता है 5वें कार्बन के साथ। इसी तरह एक और फॉस्फेट जुड़ सकता है, एक और फॉस्फेट जुड़ सकता है, एक और फॉस्फेट जुड़ सकता है, एक और, 3 तो जुड़ते हैं। तो तब ये 3 जुड़ते हैं तो हम बोलेंगे इसको एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ग्वानिन होता तो ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ थायमीन जोड़ना है तो आप ध्यान रखें शुगर जो होगी वो राइबोज शुगर नहीं लेनी है, वो डीऑक्सी राइबोज लेनी है। दूसरे कार्बन पर H आएगा बजाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। तो ये इस तरह से आपका न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है एक। तो ज़्यादा ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं NCERT यहाँ पर, आपको भी इतना जानना है, ज़्यादा नहीं जानना। जो स्ट्रक्चर पीछे दी गई है वो आपको याद करनी है। इसके बाद ये आगे पॉलीमराइजेशन को एक बार और बताएंगे आपको आगे बुक में जा कर के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। यहाँ आपको अब मिलेगी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में यहाँ पूरा प्रोटीन के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, पूरी काफ़ी अच्छे से इन्होंने प्रोटीन को बताया, फिर भी जितना ये बता सकते थे। तो देखो चलते हैं क्या है कि प्रोटीन इज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर। पहली बात तो यही कि दे आर नॉट होमोपॉलीमर, लाइक मतलब अलग अलग एमिनो एसिड आकर के जुड़े होते हैं, एंड कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ एमिनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। In inorganic chemistry, the structure invariably refer to the molecular formula NaCl, MgCl2, etc. Organic chemists always write a two-dimensional view of the molecule while representing the structure. ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो आपको 2D मॉलिक्यूल दिखाते हैं, लाइक बेंजीन का आप देखते हो तो 2D है, नेफ्थलीन 2D है। फिजिसिस्ट जो है वो 3D तक जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी जो है वो 4D तक जाती है। ठीक है ना, तो लिखा है कि क्योंकि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो क्वार्टरनरी तक होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, तो ये बात लिखी गई है यहाँ पर। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन, विच इज़ द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड विच इज़ द लास्ट, विच इज़ द सेकेंड, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब सीधा अगर आपके पास एक सिंपल चेन है, अगर आपके पास एक एमिनो एसिड की सीधी चेन है, सिंपल चेन है, तो भाई उसको आप क्या कहोगे, वो होगी आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं होती है, बस सीधी एमिनो एसिड की चेन होती है। सीधी जो चेन होती है वो आपकी क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। एंड ऑफ ए प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज इमेजिन एज लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द राइट रिप्रेजेंटेड द लास्ट। तो आपको पता है कि प्रोटीन में हमने पीछे बताया था आपको कि एक एंड इसका एन टर्मिनल होता है, दूसरा एंड इसका सी टर्मिनल होता है, क्योंकि आपको पता है इधर का जो एमिनो एसिड होगा उसका एमिनो ग्रुप फ्री रहेगा, लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। तो ये आपकी प्रोटीन जो होगी वो N2C टर्मिनल होगी।
ठीक है। और अगर ये मान लो सीधी चेन है, बस जस्ट अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं ना, तो ये क्या कहेगी, आपकी प्राइमरी प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यार कह रहा फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है। इन द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। पहला जो होगा आपका वो एन टर्मिनल होगा, लास्ट वाला जो आपका होगा वो सी टर्मिनल होगा। अ प्रोटीन थ्रेड डजंट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रोड, कभी भी ऐसा नहीं था कि सीधा रिजिड रोड की तरह रहता है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू द रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of a helix. ये ध्यान रखना कि अगर मान लो एक प्रोटीन की चेन है तो उस चेन में से कोई कोई पार्ट उसका हेलिक्स की तरह होगा। लाइक अगर मान लो ये कोई चेन है, यहाँ से ऐसे जा रही थी, फिर ये यहाँ पर जा कर के घूमी हुई ऐसे ऐसे होगी है, ठीक है ना, और फिर इसके बाद जा कर के ये ऐसे हो जाती है। वो एक ही प्रोटीन के अंदर आपको अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। कहीं पर ये सिंपल होगी, कहीं पर ये हेलिक्स बना लेगी, कहीं ये शीट बना लेगी, ऐसा होता है। ठीक है, लिखा है द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। थ्रेड जो होगा आपका वो एक हेलिक्स की फॉर्म में हो घूम जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। ठीक है, ज़्यादा पूरा पोर्शन नहीं, कुछ थोड़ा पोर्शन। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। तो आप प्रोटीन में केवल राइट हैंडेड हेलिक्स देखेंगे, राइट हैंडेड घूमे, आपको लेफ्ट हैंडेड नहीं मिलेगा, मतलब आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा। ठीक है, ये आपका राइट हैंडेड हेलिक्स है। ठीक है, तो लिखा इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर प्रेजेंट एंड अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इन व्हाट कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो इन्होंने ज़्यादा बताया नहीं है, बस ख़त्म कर दिया है। यहाँ दो डायग्राम आपको बनाकर दिखाए हैं। इन दो डायग्राम से आप क्या समझेंगे कि अगर आपका जो प्रोटीन है, देखो अगर हम कहीं ये हेलिक्स बनाया था जो हमने, आप ये समझे कि यहाँ पर जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पर जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा वो अपने, यहाँ भी एमिनो एसिड होगा, एक यहाँ होगा, एक मान लो यहाँ है। ठीक है, तो पहला ये हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले वाला एमिनो एसिड अपने से चौथे एमिनो एसिड के साथ, फर्स्ट एमिनो एसिड अपने से फोर्थ एमिनो एसिड के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म करता है, वो भी कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट एमिनो एसिड अपने से चौथे एमिनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो विच स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। ये हेलिक्स जो आपका बना है ये आपका टूटेगा नहीं, खुलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि पहले नंबर के एमिनो एसिड ने आपके चौथे नंबर के एमिनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, जिसकी वजह से जो आपके अल्फा हेलिक्स है वो स्टेबलाइज है। तो आपसे सवाल आता है कि तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई जो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है उनको कौन स्टेबल करता है, तब आपका आंसर होगा कि उनको हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके आती है अल्फा हेलिक्स, दूसरी होती है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा शीट में आप देखेंगे ध्यान से कि जो शीट्स लगी हुई हैं बराबर में, वहाँ क्या होता है बीटा शीट में कि एक चेन ये है, बराबर वाले से दूसरे से ये जुड़ती, ध्यान रखना जुड़ेगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही, ध्यान रखना जुड़ेगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही। ठीक है, बराबर वाले से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही जुड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या है, इन्होंने शीट बनाई है। लाइक अगर आपको ये दिखाऊं, ये कहें कि ये एक शीट है, दूसरी शीट है, तीसरी शीट है, ऐसे, और इनके बीच में जो बॉन्ड मिलेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है फोल्डेड होने के बाद जो बनी होती है वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होती है। थर्ड टाइप की स्ट्रक्चर उन्होंने बताई है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है कि इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल। इसे कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि आपकी 3D व्यू को दिखाती है। ठीक है, आप समझो बात को। होता ये है कि आपकी प्रोटीन की चेन जो है वो आपकी अपने आप को इस तरह से अपने एक ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेती है, इस तरह का एक गोला बना लेती है, जिससे होगा ये कि सारे जो जितने भी उन एमिनो एसिड का जो जितना भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो उन एमिनो एसिड का जो ऐसा पार्ट है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो पार्ट आपका चला जाता है सेंटर पे, अंदर चला जाता है, और बाहर की साइड केवल जो सरफेस होती है
सरफेस पर रह जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, इसकी सरफेस पर रह जाएगा हाइड्रोफिलिक पार्ट और अंदर चला जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, अंदर अनचार्ज पार्ट रहेगा। तो इस तरह का एक ग्लोब्यूल फॉर्म होता है, जिस ग्लोब्यूल के अंदर मतलब एक चेन आपकी इतनी इस तरह से फोल्ड होती है एक दूसरे के ऊपर कि जिससे कि उसके जो हाइड्रोफिलिसिटी होती है, उसका जो चार्ज पार्ट होता है वो सरफेस पर आ जाता है, और जो अनचार्ज पार्ट होता है वो उसका चला जाता है सेंटर पर। और यहाँ से क्वेश्चन जो क्रिएट होता है कि जब प्रोटीन ये टर्सरी स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उनको कौन स्टेबल करता है। तो वहाँ आप देखोगे कि यहाँ लिखा है डायग्राम में डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसे तो इनके अंदर बहुत तरह के बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैन डर वाल इंटरेक्शंस, ठीक है, कोवेलेंट, इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपका फिर भी जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई इनको कौन स्टेबल करता है। तो ध्यान रखना, इनको स्टेबल करने के लिए जो होता है वो होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड और पेप्टाइड बॉन्ड का ज़्यादा बड़ा रोल है इनको स्टेबल करने के लिए बजाय दूसरे बॉन्ड्स के, ठीक है। तो दूसरी तरह के इंट्रैक्शन इसमें अंदर जब सारे देखो सारी चीज़ें अंदर मिल जाएंगी आपस में तो कई तरह के इंट्रैक्शन हो जाएंगे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इंट्रैक्शंस है वो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड के इंट्रैक्शन है, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड जो आपस में एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा होता है उसके जो इंट्रैक्शन होते हैं वो आपके जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो वहाँ पर इंट्रैक्शंस हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया बनते हैं, ये स्टेबलाइजेशन के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लिखा टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, यानी ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम मोस्टली आपके कैसे होते हैं, टर्सरी प्रोटीन्स होते हैं। तो ये लिखा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो कौन होते हैं, इंजाइम होते हैं। तो ध्यान रखना, मतलब और भी जगह भी, लेकिन इंजाइम आपके ये सवाल आता है कि इंजाइम्स आर टर्सरी प्रोटीन्स। नेक्स्ट लिखा है कि सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। कुछ प्रोटीन जो होती है आपकी वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड या फिर सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। एंड द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, लीनियर और स्ट्रिंग और स्फीयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और प्लेट इज द आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोटीन की एक और अगली स्ट्रक्चर में टर्सरी के बाद की एक और स्ट्रक्चर जहाँ एक चेन खुद को, मतलब कई सारी चेन से मिलकर जो बनी होती है, जो खुद में एक चेन है वो खुद भी क्या है एक टर्सरी प्रोटीन की तरह अपने आप को बना सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। दोबारा आप ध्यान से देखो, लिखा कि द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड यानी इसमें कई पॉलीपेप्टाइड होते हैं और वो खुद भी क्या रहते हैं एक दूसरे के अपने ऊपर फोल्डेड रहते हैं, या और सब यूनिट्स आर अरेंज विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, या तो वो लीनियर अरेंज हो जाएंगे या फिर वो स्पेयर्स में अरेंज हो जाएंगे या फिर वो किसी भी तरह से अरेंज हो जाएंगे, क्यूब की तरह, प्लेट की तरह, लेकिन मतलब अलग अलग पॉलीपेप्टाइड रहेंगे और वो खुद में भी क्या रहेंगे, फोल्डेड रहेंगे, और वो मिलकर के जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है। यहाँ से आपसे सवाल केवल एक ही पूछा जाता है कि क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल बताइए, तो अब आपका जो आंसर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। 4 सब यूनिट होती हैं आपकी प्रोटीन की, तो ये आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 से मिलकर बनता है, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है, ठीक है। लिखा है टू ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब हैज 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम आपको पता ही है कि भाई हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। इट विल कैरी द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, बॉडी ब्लड में कैरी करके ले जाता है ऑक्सीजन को टिश्यूज की तरफ। तो ये इन्होंने कुछ प्रोटीन के बारे में बताया, मतलब देखो आपको प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी तक बताइए। क्वाटरनरी का एग्जाम्पल आपसे पूछ लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट एक पैराग्राफ दिया गया है आपको यहाँ पर जो कि है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर, मतलब यहाँ आपको बॉन्ड्स बताए हैं कि किस में कौन सा बॉन्ड होता है। यहाँ तक आपका जो है बॉन्डिंग के बारे में बात की गई है। यहाँ लिखा है इन ए पॉलीपेप्टाइड और ए प्रोटीन अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप of one amino acid react with the amino group of the next amino acid with the elimination of water molecule। तो ये हमने बताया था आपको, पहले ही समझाया था कि कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, कि भाई ये एक आपका अमीनो एसिड है, इसके अंदर ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर आपका दूसरा अमीनो एसिड है, ये R1 है कोई,
और ये यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड है उसका NH2 यहाँ पर होगा और इस तरह से होगा कुछ। तो इनके बीच में से ये वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से निकल गया बाहर वाटर, और होगा क्या, जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा CONH। तो ये बॉन्ड बनेगा CONH, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यही यहाँ लिखा गया है कि एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल का एमिनो ग्रुप, दोनों मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और जिससे क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट लिखा है इन्हीं पॉलीसैकेराइड। अगर आप पॉलीसैकेराइड में जाओगे तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड जो बनता है वो आपका बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसमें कैसा होता है, वहाँ भी वही होता है, दिस इज ए फॉर्म ऑफ ऑल्सो डिहाइड्रेशन। यहाँ क्या होता है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। 2 मोनोसैकेराइड के बीच में जो कार्बन एटम होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वो आपको ऐसे बताता है कि जैसे मान लो ये ग्लूकोज है आपका, है ना, तो इस ग्लूकोज में आपके यहाँ पर जो आपका होता है ये OH, बाकी चीज़ें हम नहीं बना रहे हैं इसके, अब तो बॉन्ड दिखाना है। ये पहला कार्बन है इसका और इसके बाद इसका चौथा कार्बन है, ये अगले वाले का दूसरे का, ये चौथा कार्बन है, इसके पास OH है। तो यहाँ भी लिखा है डिहाइड्रेशन होगा, यानी वाटर निकलेगा। तो इन दोनों के बीच से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा आपका ये, इसको कहेंगे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जो आपका 2 कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ लिखा है इन्हें न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मोइटी लिंक 3 कार्बन। ये भी हम जान चुके हैं कि एक न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट मोइटी लिंक द 3 कार्बन ऑफ द 1 सुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5 कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। ये नहीं कह रहे कि जब DNA की जो चेन बनती है, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीमराइजेशन करते हैं, चेन बनाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर होता ये है कि जो बॉन्ड बनता है वो आपका बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर इज एस्टर बॉन्ड एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड फॉर्म ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये आपको जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये आप आगे जाके समझेंगे, जब आप DNA के स्ट्रक्चर को समझेंगे, न्यूक्लिक एसिड को समझेंगे, ये वाला पार्ट आप समझेंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ तक का था इनका बॉन्डिंग का। इसके बाद इन्होंने DNA वाला पार्ट दोबारा से डाल दिया है थोड़ा सा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे DNA की स्ट्रक्चर और आगे वाला जो पार्ट है वो। धीरे धीरे आप भी चैप्टर को पढ़ते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा NCERT ने इतना अच्छा भी नहीं लिखा जैसे आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बायोमोलिक्यूल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।